हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? सब बढ़िया। चलो, लास्ट लेक्चर में हमने गॉस लॉ स्टार्ट कर दिया था। मैंने गॉस लॉ का प्रूफ दे दिया था, सर्कल वाला। याद आया आपको? याद आया आपको? आज आपको ये होमवर्क में लिखना है। रेडी? चलो, लास्ट टाइम हमने क्या किया था, वो सर्कल वाला जो लास्ट लॉ गॉस लॉ था, एग्जांपल हमने वो करवा दिया था। इससे आता है गॉस लॉ का कोई प्रूफ नहीं है, ये तो लॉ है, इसका कोई प्रूफ नहीं रहता, पर इसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जैसे रिप्रेजेंट कर सकते, कहां से आए वो दिखा सकते हैं, पर इसे प्रूफ नहीं है इसका। क्यों? क्योंकि ये लॉ है। क्या है? लॉ। तो इसीलिए आज सीखेंगे गॉस लॉ की कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स, यानी उसकी कुछ कंडीशंस। रेडी? चलो, गॉस लॉ तो एक बार रिपीट कर लेते हैं हम। कहां से? लास्ट तक हमने ये किया था, ये स्मॉल, समझ लो कि ये स्मॉल कुछ एरिया पड़ा हुआ है, पर इस पर मिलने वाली हमें नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स चाहिए। तो समझ लो कि इसका एरिया कौन सा रहेगा? आउटवर्ड्स रहेगा। आउटवर्ड्स रहेगा, इसका एरिया क्यू आउटवर्ड्स रहेगा, ये आपको मालूम है। क्यू आउटवर्ड्स ये स्मॉल पार्टिकल है, समझ लो कि ये स्मॉल, इसका एरिया आउटवर्ड्स रहेगा। आपको मालूम है कि इन द 3D सरफेस ऑलवेज एरिया डायरेक्शन आउटवर्ड ऑफ द सरफेस, यानी आउटवर्ड्स रहेगा। रेडी? तो इसका एरिया स्मॉल डी है, स्मॉल है यानी स्मॉल डी कर लेते हैं हम लोग। रेडी? चलो, इसका एरिया समझ लो कि यहां से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड पास आउट हो रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में जा रहा है, यानी कि एरिया इस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में और एरिया इस डायरेक्शन में, तो इन दोनों के बीच में कुछ एंगल आएगा। उस एंगल को हम बोलेंगे थीटा, उस एंगल को हम बोलेंगे थीटा। एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में जो एंगल बनता है उसे हम बोलेंगे थीटा। तो अब यहां से हमें पूछे इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो फ्लक्स यहां इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो स्मॉल रहेगा, क्योंकि यहां स्मॉल सरफेस हमने यूज किया। स्मॉल फ्लक्स इज इक्वल टू E इनटू dA cos थीटा, cos थीटा का cos थीटा। ये आपको मालूम है, ये हमारी पुरानी फॉर्मूला थी, ये सब रिपीट करवा लो, देख लेना। ये cos थीटा है, स्मॉल d तो क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी कांस्टेंट, सीधे ये कांस्टेंट रहेगी, तो इसे बाहर निकाल दो। ये कांस्टेंट है तो ये बाहर निकाल दो। ये स्मॉल d ये कंबाइन होकर ये छोटा सा स्मॉल d d सब लेके ये क्या बन जाता है? a क्या बन जाता है? a cos थीटा। थीटा अगर एंगल बने तो ठीक है, नहीं तो उसको हमें जीरो भी ले सकते थे। रेडी? मैंने आपको समझाया था वो E into dA, इसे E into dA भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम लोग, E into dA भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम लोग, पर ये क्लोज। रेडी? आगे बात समझ में? लास्ट तक हमने ये टॉपिक कंप्लीट किया था। लास्ट जो मैं स्पीड में करवा रहा हूं, क्योंकि ये लास्ट में हो गया है, इसलिए ये टॉपिक तो मैंने करवा दिया था, फिर भी एक बार अच्छी तरीके से समझ में आए इसलिए मैं करवा रहा हूं। रेडी? चलो, इलेक्ट्रिक गॉस लॉ मैंने यहां तक समझाया था। हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स की फॉर्मूला भी हो गई थी हमारे लिए। चलो, तो अब मैं गॉस लॉ की डेफिनेशन देता हूं। द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लक्स थ्रू द क्लोज सरफेस, द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू द क्लोज सरफेस, क्लोज सरफेस यानी 3D, क्लोज सरफेस यानी 3D सरफेस होता है, उसकी सरफेस, सॉरी, एरिया डायरेक्शन कौन साइड होती है? आउटसाइड। एरिया डायरेक्शन कौन साइड होती है? आउटसाइड। द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर द क्लोज सरफेस इन द 3D is 1 upon epsilon time the net charge enclosed by the surface, यानी कि किसी भी क्लोज सरफेस पर, अगर किसी भी क्लोज सरफेस पर, समझ लो कि कोई भी क्लोज सरफेस है, एग्जांपल ले लेता हूं, चलो कि ये समझ लो कि क्लोज सरफेस है, तो इस पर लगने वाला कुल नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सा होगा, ये हमें ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि यहां डेफिनेशन में दे दिया है कि नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स for the closed surface is 1 upon epsilon 0 time the net charge enclosed by the surface, यानी उसकी डेफिनेशन में ही हमारी प्रूव हो गई। यानी हमें अब इस यहां से एरिया लो, यहां से एरिया लो, यहां से एरिया लो, यहां से एरिया लो, और ये सारी एरिया लेके 5 और 6 का एरिया लो, सभी को नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स ढूंढे। ऐसा कुछ करना पड़ेगा नहीं, ऐसा कुछ करना पड़ेगा हमें नहीं। अगर हमें क्लोज सरफेस दिया गया हुआ है, अगर इसका हमें
हमें पूछे कि इसका टोटल फ्लक्स कैसा हो जाएगा, तो हम इजीली आंसर दे सकते हैं कि नेट फ्लक्स इज द क्लोज सरफेस इज Q upon epsilon 0। यहाँ से डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं। दोस्त ने हमारे लिए ये कंडीशन अप्लाई की, हम यहाँ से डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं कि क्लोज सरफेस में अगर नेट चार्ज अगर क्लोज सरफेस रहा 3D में, यानी कि क्लोज सरफेस यानी 3D, अगर 3D रहा और उसका नेट फ्लक्स हमें पूछा तो उसका नेट फ्लक्स हो जाएगा Q upon epsilon 0। यानी कि इनसाइड एनी अदर पार्ट, अगर यहाँ पर नेट चार्ज अंदर कोई Q चार्ज प्रेजेंट है, इसके अंदर कोई Q चार्ज प्रेजेंट है, तो इसके Q चार्ज के द्वारा इसका नेट फ्लक्स कौन सा होगा, तो कि एक Q चार्ज अगर प्रेजेंट हो तो उसका नेट चार्ज होगा Q upon epsilon 0 पर Q नेट चार्ज Q चार्ज अंदर प्रेजेंट होना जरूरी है। चलो यहाँ पर नेट फ्लक्स प्लस नेट फ्लक्स Q upon epsilon 0, ये Q हो गया, आपको मालूम चला। ये डेफिनेशन है इलेक्ट्रिक फ्लक्स की, अच्छी तरीके से रट्टा मार लेना क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जाने वाला है, एमसीक्यू में भी पूछा जाएगा। रेडी, चलो यहाँ पर नेट फ्लक्स Q upon epsilon 0 हो गया। आई बात समझ में, आगे बात समझ में। चलो कई जगह पर ऐसे लिखते हैं, इसका मीनिंग क्या रहता है, इसका मीनिंग ये सर्कल क्या है, ये सर्कल क्या है, इसका मीनिंग रहता है कि ये क्लोज सरफेस है। क्या है? क्लोज सरफेस है। क्या है? क्लोज सरफेस। रेडी, अगर इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, यानी Q नेट, यानी कि सब क्या कर दिया, सभी का हमने एडिशन कर दो, ये सभी पार्टिकल्स में एडिशन कर दो तो आपको नेट आंसर यही मिलेगा Q upon epsilon 0, Q upon epsilon 0। तो गोस्लो ने हमें एक ऐसी कंडीशन दी कि आप इस तरह से अप्लाई नहीं करोगे, डायरेक्टली सॉल्यूशन कर सकते हो। अगर कोई Q चार्ज क्लोज सरफेस के अंदर प्रेजेंट रहा तो उस पर नेट फ्लक्स होगा Q upon epsilon 0, Q upon epsilon 0। आगे बात समझ में। 3D सरफेस कोई भी ले लो, चलो मैंने ये क्यूब ले लिया, अब मैं सिलेंडर लेता हूँ, कोई भी है, कोई भी ले सकते हो आप, कोई भी 3D सब। चलो यहाँ पर मैंने ले लिया सिलेंडर, समझ लो कि यहाँ पर कोई मैंने सिलेंडर ले लिया। रेडी, ये सिलेंडर है पूरा, तो यहाँ पर कोई Q चार्ज है, यह सिलेंडर है, यहाँ पर Q चार्ज है, तो यहाँ पर लगने वाला नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, यहाँ पर लगने वाला नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज 0 या हो जाएगा, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स पर कितना होगा, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स Q upon epsilon 0। क्यों? क्योंकि ये 3D सरफेस है, Q 3D सरफेस है, आपको मालूम है। ये कौन सा सरफेस है? 3D सरफेस है, इसलिए इस पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा Q upon epsilon 0। अभी मैंने समझा था। रेडी, एक ही बात याद रखना, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कभी भी क्या उसके साइज पर डिपेंड नहीं कर रहा, 3D सरफेस की साइज पर कभी डिपेंड नहीं करेगा। याद रखना, ये नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो 3D सरफेस की कभी भी साइज पर डिपेंड नहीं करेगा, साइज डिपेंड नहीं होगी। साइज ऑफ द 3D surface is not depend on the electric flux. Ready? Electric flux are not depend on the size of 3D surface. 3D surface है वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के डिपेंड नहीं करती है, साइज डिपेंड नहीं करती है। याद रखना ये, यार आगे बात समझ में, आगे ये पूरी दूसरों की इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात समझ में। अब हम शुरू करेंगे, 2 एग्जांपल समझाता हूँ। रेडी, चलो। चलो अब हम सीखेंगे इंपॉर्टेंट नोट। रेडी, चलो समझ लो कि ये कोई सरफेस है, सॉरी अच्छी तरह से फिगर ड्रॉ कर रहा हूं। समझ लो कि ये कोई सरफेस है, यहाँ सरफेस पर ये 3D सरफेस है, यानी यहाँ पर Q चार्ज पड़ा है, तो इसका नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स कौन सा होगा? तो आप कह सकते हो कि 3D इफेक्ट है तो इसका नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज Q by epsilon 0।
Q upon epsilon 0, पर ये चार्ज इनसाइड द सरफेस होना चाहिए। कौन सा होना चाहिए? इनसाइड, तब ये Q upon epsilon 0 अप्लाई कर सकते हो। पर अगर इनसाइड द न रहा, पर यहाँ पर इलेक्ट्रिक चार्ज है, चलो यहाँ पर कोई इलेक्ट्रिक चार्ज है, तब इस पर लगने वाला नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सा होगा, वो ढूंढ के बताओ। चलो 2 मिनट का टाइम देता हूँ, लिख लो, सोचो कैसे होगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। रेडी? चलो सोच लिया, कंप्लीट। अब मैं करवा रहा हूँ, रेडी? चलो, किसी को नहीं आया, चलो मैं समझा देता हूँ। यहाँ पर Q के द्वारा ये Q पॉजिटिव चार्ज है, यानी कि इसकी अवे होगी ना, ये पॉजिटिव है, यानी इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम द चार्ज। पॉजिटिव होता तो अवे होता, अवे फ्रॉम द चार्ज, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगी ना। आई बात समझ में? आई बात समझ में? रेडी? चलो, अब मुझे क्या करना है, अब मुझे क्या करना है, देख लेना ये अच्छी तरीके से। अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमें ढूंढनी है, तो ये इलेक्ट्रिक चार्ज के द्वारा जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सिर्फ इफेक्ट कहां पर करेगी, वो सिर्फ सरफेस पर इफेक्ट करेगी, इनर साइड नहीं, वो सिर्फ सरफेस पर ही इफेक्ट करेगी, अंदर की साइड नहीं। तो सरफेस पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहां-कहां टच होती है वो हमें ढूंढना है। चलो यहाँ पर टच हो रही थी, तो ये किस साइड है ये देख लेना, ये अच्छी तरीके से देख लेना, यानी कि आपको समझ में आ जाए। देखो ये इफेक्ट है, ये क्या है, ये पूरा 3D है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन इस डायरेक्शन में होगी। रेडी? चलो, ये इस तरह है, यानी इसका एरिया डायरेक्शन किस तरफ होगा, एरिया डायरेक्शन किस तरफ होगा, आप सब सकते हो, एरिया डायरेक्शन भी आउटवर्ड्स होगा, ये भी आउटवर्ड्स है। सेम कंडीशन यहाँ पर, दो बार दोनों का कैलकुलेट करना पड़ेगा। यहाँ से फ्लक्स 1, इसको इस लाइन के लिए ले रहा हूँ, आप इस लाइन के भी ले सकते हो, इस लाइन के लिए भी ले सकते हो, फ्लक्स ऑलवेज द सेम रहेगा। यहाँ से फ्लक्स 1 के देता हूँ, यहाँ से फ्लक्स 2, और नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाद में हम ढूंढ लेंगे। रेडी? तो फ्लक्स 1 को अकॉर्डिंग टू फ्लक्स 1, अकॉर्डिंग टू फ्लक्स 1 हमारा फॉर्मूला कौन सा था, अकॉर्डिंग टू फ्लक्स हमारा फॉर्मूला कौन सा था, इससे द्वारा लगने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड ढूंढ रहे तो यानी फ्लक्स, यानी कि फॉर्मूला E into dA cos थीटा। रेडी? E into स्मॉल dA लिखना पड़ेगा, cos थीटा। चलो dA cos थीटा, तो ये वेक्टर फॉर्म में नहीं आएगा क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है। E into dA cos थीटा, तो E dA, तो थीटा कितना रहेगा, सेम डायरेक्शन, बोथ डायरेक्शन विल बी सेम, दैट रीजन थीटा विल बी 0। थीटा कौन सा रहेगा, 0। थीटा कौन सा रहेगा, 0, यानी कि थीटा 0 रहेगा 180। देख लो, समझ जाता हूं। ये डायरेक्शन कौन सी है, कौन सी डायरेक्शन है, अच्छी तरीके से ढूंढो कि डायरेक्शन कौन सी है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस, और ये अकॉर्डिंग टू, मैं बोला था मेरी देख लेना, एक भूल होगी, मिस्टेक होगी क्या, क्योंकि ये 3D है, तो यानी एरिया डायरेक्शन कौन सी रहेगी, एरिया की डायरेक्शन आउटवर्ड्स रहेगी, यानी एरिया की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में रहेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, एरिया इस डायरेक्शन में, यानी यहां पर होगा थीटा इज इक्वल टू 180, थीटा होगा 180 cos 180, cos 180 क्या होता है, -1 into E into dA, माइनस E into dA हुआ हमारा, फ्लक्स 1 के लिए क्या है माइनस E into dA, अब फ्लक्स सेकंड के लिए, चलो यहां से सेकंड के लिए फ्लक्स निकलता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में। रेडी? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस, और एरिया डायरेक्शन आउटवर्ड्स होता है ना, एरिया डायरेक्शन आउटवर्ड्स होता है, तो इसलिए एरिया डायरेक्शन आउटवर्ड्स, तो दोनों की डायरेक्शन कैसी हो गई, सेम। दोनों की डायरेक्शन कैसी हो गई, सेम हो गई, दोनों की डायरेक्शन कैसी हो गई, सेम। देख लेना यहां दोनों की डायरेक्शन कैसी हो गई, सेम। E into dA cos थीटा, दोनों की डायरेक्शन सेम है, इसलिए थीटा 0 cos 0 यानी 1 E into dA, तो थीटा प्लस E into dA और माइनस E into dA, तो नेट फ्लक्स कैसा हो जाएगा, नेट फ्लक्स इज इक्वल टू phi1 plus phi2 माइनस EA into प्लस E। आई बात समझ में? इसका आंसर है E into
डी ए, सॉरी माइनस ई इंटू डी ए और प्लस ई इंटू डी ए, ये दोनों कट, यानी नेट फ्लक्स हो गया जीरो, नेट फ्लक्स हो गया हमारा जीरो। आगे बात समझ में किस तरह से हम सोल्व कर सकते हैं, किस तरह से सोल्व कर सकते हैं, ये समझ में आ गई बात। नेट फ्लक्स हो गया जीरो। अगर आपको पूछे चलो एक और क्वेश्चन ले लेता हूं। अगर एक और क्वेश्चन मैं अच्छे तरीके से पूछता हूं, ध्यान रख लेना ये, रेडी। चलो अगर आपको ये 3D सरफेस है, एक और 3D सरफेस है, रेडी। चलो यहां पर दो चार्जेस अंदर रखे हुए हैं, Q1 Q2 और यहां पर Q3, ये तीन चार्जेस प्रेजेंट है। अगर आपको पूछे नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स नेट कौन सा होगा, तब आप क्या बोलोगे? मैंने तो जो समझाया था, मैंने ये समझाया था, अगर कोई 3D सरफेस हुआ और उनके बीच में यानी कि उनके अंदर कोई इलेक्ट्रिक चार्ज प्रेजेंट रहा, तो उसका नेट इलेक्ट्रिक चार्ज है वो जो उसकी क्या है, नेट इलेक्ट्रिक क्या है हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाएगा Q अपॉन एप्सिलॉन जीरो। कब? जब 3D सरफेस हो और कोई इलेक्ट्रिक चार्ज अंदर प्रेजेंट हो, और यहाँ पर तीन इलेक्ट्रिक चार्ज। तो मैंने ये लास्ट एग्जांपल भी मैंने वही करवाया था, कोई बाहर अगर इलेक्ट्रिक चार्ज रहा, तो बाहर इलेक्ट्रिक चार्ज है वो तो वैसा जीरो हो जाएगा, मैंने लास्ट टॉपिक में समझाया। तब किससे बचा, अंदर की साइड का इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का नाम है अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ। तो मैंने ये अभी समझाया था कि गॉस लॉ ने क्या कहा है कि आपको कुछ करना नहीं होगा, आपको नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स चाहिए, तो हमारी फॉर्मूला है Q अपॉन एप्सिलॉन जीरो। पर यहाँ एक इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं है, एक से ज्यादा है, यानी Q1 हैविंग Q2 अपॉन एप्सिलॉन जीरो, तो हमारा नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाएगा Q1 प्लस Q2 अपॉन एप्सिलॉन जीरो। Q1 प्लस Q2 अपॉन एप्सिलॉन जीरो। आगे बात समझ में अच्छी तरीके से है, आगे बात अच्छी तरीके से समझ में कैसे हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स ले सकते हैं, रेडी। So electric flux due to the inside the charges. Here electric flux due to the inside the charges. Q3 द्वारा लगने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो हो जाएगा, मैंने पहले ही समझाया था। तो किस पर डिपेंड करेगा, जो अंदर की साइड जो इलेक्ट्रिक चार्ज रखा हुआ है Q1 और Q2, उसके द्वारा लगने वाला नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाएगा Q1 by Q2, Q1 plus Q2 by E0 एप्सिलॉन जीरो। E0 नहीं बोलते उसे, एप्सिलॉन जीरो बोलते हैं, रेडी। चलो आगे बात समझ में, रेडी। अब हम गॉस लॉ की कुछ कंडीशन सीखेंगे, कंडीशन तो नहीं ले सकते और उसकी कुछ लिमिटेशन भी है, तो आज हम लिमिटेशन सीखेंगे और गॉस लॉ यहाँ पर खत्म हो रहा है, बाद में हम न्यू टॉपिक करेंगे। अब थोड़ा सा ही चैप्टर बाकी है, मोस्ट ऑफ चैप्टर तो ये खत्म होने वाला है, रेडी। चलो हेलो स्टूडेंट, गॉस लॉ की कुछ लिमिटेशन है, लिमिटेशन तो नहीं ले सकते पर थोड़ी सी कंडीशन है वो भी कह सकते हैं लोग। Gauss law always applicable but do not use. Gauss law है always applicable, use कहीं भी यूज कर सकते हो किसी जगह, पर करना नहीं चाहिए, कुछ उसके लिमिटेशन है। Gauss law applicable, always applicable but not always used। वो हर जगह पर एप्लीकेबल है पर हर जगह यूजफुल नहीं है। The Gauss surface should be symmetrical about charge distribution। Gauss law की सरफेस है, यहाँ Gaussian सरफेस यानी हमारी 3D सरफेस, Gaussian सरफेस यानी हमारी 3D सरफेस है, should be symmetrically about the charge distribution। वो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से सिमेट्रिकल रहेगी। आई बात समझ में? चलो, the flux, the angle between the field and area vector must be the same। The angle between the area vector and the field must be the same at on the point of surface। पॉइंट पर एंगल कितना रहेगा? मोस्ट ऑफ सेम रहेगा। Gaussian surface must be not pass to the any point charge। Gaussian सरफेस पर कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं होगा और वो कभी भी पास आउट
नहीं होगा। ये गॉस सेंसर पे थोड़ी सी लिमिटेशन थी, ये स्पीड में करवा दी क्योंकि ये मैं आपको लिखने भी दे रहा हूं और इसमें मोस्ट ऑफ याद रखने की वाली कोई बात नहीं है, सिर्फ मैंने जो सब न्यूमेरिकल्स करवाया, जो फॉर्मूला करवाई, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रेडी, चलो एक एग्जांपल ले लेता हूं, आपको वो आंसर देना है, वो आपको आंसर देना है। रेडी, समझ लो कि मुझे पूछा गया है कि आपके पास एक 3D सरफेस है, इस तरह से सिलेंडर टाइप सरफेस है, ये सेमी सिलेंडर है। रेडी, ये पूरी हाइट है L। रेडी, यहां से ये सेमी सिलेंडर है, इसकी हाइट है L/2, ये पूरा सिलेंडर उसकी हाइट है, यहां से सेमी सिलेंडर की हाइट L/2। तो हमें पूछा गया है नेट फ्लक्स ऑन सेमी सिलेंडर, नेट फ्लक्स ऑन सेमी सिलेंडर कितना होगा। तो कि यहां से हमें 3D है, वो तो हमें मालूम ही चल जाता है, यहां से देखते ही हमें इतना ही लेना है। यहाँ पर कोई चार्ज रखा गया हो, समझ लो कि हमने तो अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ हमारे पास फॉर्मूला कौन सी है, याद रख लो कि हमारे पास फॉर्मूला है Q/ε0, पर ये सेमी सिलेंडर है। कैसा है? सेमी सिलेंडर, यानी ये पूरा सिलेंडर है, उसका ये पोर्शन है। हमें पूछा गया सेमी सिलेंडर का नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स कौन सा होगा, तो ये पूरा सिलेंडर है, उसका नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा Q/ε0, बट ये तो सेमी सिलेंडर है, यानी डिवाइडेड बाय 2, Q/2ε0। ये हो गया हमारा सेमी सिलेंडर के लिए। सेट किस लिए? सेमी सिलेंडर। रेडी, ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, इस तरह के क्वेश्चन कई सारे आ रहे हैं, इसलिए मैंने ये करवाया। ये सेमी सिलेंडर यानी कि सेमी यानी कि हाफ हो गया ना, ये पूरा सिलेंडर था, उसका Q/ε0। रेडी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पर ये सेमी है, तो Q/2ε0 सेमी सिलेंडर के लिए। आई बात समझ में। ये वीडियो अच्छी तरीके से देख लेना, कोई भी दिक्कत हो तो मुझे पूछ लेना। आज जो होमवर्क में मिल रहा है वो कंपलसरी 2 टाइम्स लिखना है। वो क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, गॉस लॉ मोस्ट इंपोर्टेंट है, 2 मार्क्स में पूछा जाने वाला मोस्ट टाइम भी क्वेश्चन गॉस लॉ। कल में जो क्वेश्चन करवा रहा हूँ वो भी इंपॉर्टेंट है। ये 3-4 क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, 2 मार्क्स में पूछे जाने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है, इसलिए अच्छी तरीके से कर लेना। ओके, चलो गुड बाय एंड टेक केयर।